Hey everyone, in this video we will discuss important poetries of MEG 7, that is Indian literature. इंडियन लिटरेचर की अगर हम बात करेंगे MEG 7 में, सो आपको पता होगा कि जो MEG 7 का सिलेबस है, बंच ऑफ पोइट्रीज आर देयर, राइट। बहुत ज़्यादा पोइट्रीज़ हैं इसके अंदर, और पोइट्री का सेशन इम्पॉर्टेंट है भी क्योंकि एग्ज़ाम में रिपीट करता हुआ है। तो इस वीडियो में हम उन पोइट्रीज़ की बात करेंगे जिनका रिपीटिशन लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा है, बिकॉज हाउ वी कैन जज दैट दिस पोइट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, right? So after analyzing the question paper of last 4-5 years, I had mentioned here a few poetries that are very important and repeated again and again in the examination. So इग्नू एक फॉर्मेट फॉलो करता है, वो कुछ पोइट्रीज़ को लगभग हर साल ही दे देता है। अब यहाँ पे सोचने की बात ये है, अब हेयर आई हैवेंट मेंशन द लाइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पोइट्रीज़, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो समटाइम्स कि अभी के एग्जामिनेशन में फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राइड ऑफ फायर का फर्स्ट पैराग्राफ दे दिया, हो सकता है नेक्स्ट जो दिसंबर बैच का एग्ज़ाम हो ब्राइड ऑफ फायर का ही लास्ट पैराग्राफ दे दिया, लास्ट स्टैंजा दे दिया। दैट यू ऑल नो दैट वन पोइट्री इज़ डिवाइडेड इनटू फ्यू स्टैंजास और पैराग्राफ्स, तो इस तरीके से एग्ज़ाम में आता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कंप्लीट पोइट्री का नाम मेंशन किया है पैराग्राफ को इग्नोर करके, क्योंकि कंप्लीट पोइट्री ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है। सिर्फ यहाँ पे कुछ सेलेक्टिव पोइट्रीज़ की बात करूँगी मैं, तो नंबर यहाँ पे मेंशन है, देख लीजिए। लाइक ब्राइड ऑफ फायर, इसका रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है। MEG 7 की बात करें तो लव एंड डेथ, ये हर साल आती है, 21 में भी आया है, 20 में भी आया, 19, 18, 17। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको इनका कोई ना कोई पैराग्राफ देखने को मिलेगा। लव एंड डेथ भी बहुत रिपीट हुई है। एंटरप्राइज एंड इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद बात करेंगे बैकग्राउंड कैजुअली, द हार्प ऑफ माई कंट्री, लोटस। द लोटस पोइट्री जो है उसका भी बहुत ज़्यादा रिपीटिशन है। द ओल्ड वुमेन, सीता, टू इंडिया माई नेटिव लैंड, रूमिनेशन, गोल्डन लाइट, बस। तो यहाँ पे मैंने इन पोइट्रीज़ को असेंबल किया। ये जितनी भी पोइट्रीज़ हैं मैंने इनके आगे लिखा नहीं है कि वो कौन कौन से ईयर में आई हैं, बट ये हर साल रिपीट हुई हैं, राइट। 21, 20, 19, 18, 17, 16, तो इस तरीके से इनका रिपीटिशन लेवल है। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि अगर रिपीट नहीं हुई हैं तो वो किसी साल का क्वेश्चन पेपर उठा ले और उनको ये पोइट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी। एज़ यू नो द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर आपको अराउंड 5 और 6 गिवन होती हैं, कभी कभी 5 और 6 RTC गिवन होती है जिसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करनी होती है, कभी कभी आपको 7 RTC गिवन होती है जिसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करनी होती है। तो अगर आप इतनी भी कर लेते हैं तो एटलीस्ट आपका एक अच्छा इंप्रेशन रहेगा एग्जामिनेशन में और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा। ये तो बात हो गई कि इम्पॉर्टेंट पोइट्रीज़ क्या होती हैं। अब बार बार आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि हाउ टू राइट एनी आंसर रिगार्डिंग RTC मतलब वही होता है जो पोइट्री की लाइंस आपको एग्ज़ाम में गिवन होती हैं। तो जब भी आप पोइट्री के आंसर को असेंबल करते हैं तो वहाँ पे क्या होना होता है, 3 चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है। सबसे पहले आप लिखते हैं रेफरेंस। रेफरेंस का क्या मतलब होता है? रेफरेंस का मतलब होता है फर्स्ट पैराग्राफ में यू हैव टू राइट दैट द नेम ऑफ द पोएम एंड पोइट। उसके बाद अगर आपको पोइट से रिलेटेड कुछ चीज़ें याद हैं तो आप उसको भी मेंशन कीजिए कि उस पोइट का कोई इंपॉर्टेंट वर्क याद है तो आप वो मेंशन कीजिए। और अगर उनके बारे में कोई अचीवमेंट याद है कि उनको कोई मेडल मिला, पद्मश्री मिला या नोबेल प्राइज़ मिला, कुछ भी मिला, अगर आपको जो भी उनसे रिलेटेड आता है तो आप उसको फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन करेंगे, जहाँ पे आपने लिखा नेम ऑफ द पोएम एंड द पोइट। नहीं आता तो कोई बात नहीं, नेम ऑफ द पोएम एंड द पोइट लिखिए, पोएम के नाम को अंडरलाइन कर दीजिए और पोइट के नाम को अंडरलाइन कीजिए। अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो क्या होता है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करना होता है पोइट्री की लाइंस को। अब आप सोचेंगे कि पोइट्री में तो कभी कभी 4 लाइंस गिवन होती है, कभी 2 लाइंस गिवन होती है। सो व्हाट यू हैव टू डू, पहले उन 4 लाइंस को आपको इलैबोरेट करना है, दैट व्हाट्स द पोइट वांट टू एक्सप्लेन इन दीज लाइंस, राइट। तो उन लाइंस को इलैबोरेट करना है बहुत अच्छे से।
उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट पैराग्राफ में आपको लिखना होता है कि उन लाइंस में कोई सिमिली का यूज़ किया गया है, किसी मेटाफर को लिखा गया है, ठीक है, वहाँ पे किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है, मेटाफिज़िकल पोइट्री है या फिर एक इन्वायरमेंट को लेकर पोइट्री लिखी गई है, विक्टोरियन एरा की पोइट्री है, जो भी आपको उससे रिलेटेड याद है आप उन चीज़ों को लिखेंगे। मतलब कि पोएम और पोइट के नाम को छोड़ के, पोएम की एक्सप्लेनेशन को छोड़ के, जो भी उसमें ग्रामेटिकली चीज़ें यूज़ की गई हैं उन चीज़ों को आप मेंशन करेंगे पैराग्राफ नंबर 3 में। तो आई होप चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई हैं। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सपोज़ एग्ज़ाम में 4 लाइंस जो आरटीसी की गिवन है उसकी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता कि पोइट क्या कहना चाह रहा है, लेकिन आपको ये पता है कि कंप्लीट पोइट्री क्या बोल रही है, राइट? तो आप क्या करेंगे? अगर आपको कुछ नहीं आता तो उस केस में मैं आपको बता रही हूँ कि जो सेकंड पैराग्राफ है वहाँ पे आप किसी भी पोएम की अगर समरी आपको याद है या उस पोएम में क्या इलाबोरेट किया गया है, क्या मेंशन किया गया है, देन यू हैव टू राइट ऑन इट, बिकॉज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। डोंट स्किप एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट इन द एग्जामिनेशन। सो स्टे कनेक्टेड। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी की और नॉन फिक्शनल प्रोज की। तब तक इनको कंप्लीट कर लीजिए एग्ज़ाम से पहले। योर एग्ज़ाम इज़ ऑन द वे, सो गुड लक फॉर द एग्जाम्स एंड डोंट टेक टेंशन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, देन राइट ऑन द कमेंट सेशन। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट और आई विल ट्राई टू गिव द आंसर और गिव द रिप्लाई. So stay connected. Thank you and good luck for your exams.